तो एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच सामने आया है 3 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, जिसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि कस्टमर का 1 TB ऑफ डेटा लीक हो चुका है और ये लीक हुआ है डार्क वेब से। तो डार्क वेब है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइट वेब क्या होता है। लाइट वेब होता है जो भी आप पब्लिकली एक्सेस करते हैं वेबसाइट्स को, लाइक अमेजॉन, विकीपीडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कुछ सिक्योरिटी एंड रूल्स रेगुलेशंस के अंडर आती हैं एंड आप इसको नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर पाते हो। अगर ये किसी दिन सिक्योरिटी वायलेशन करेंगी या कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन लूज करेंगी तो गूगल अपनी लिस्टिंग से इनको हटा देगा। इसका अपोजिट है डार्क वेब। डार्क वेब आप ये समझिए कि काला बाजार है, इट्स अ ब्लैक मार्केट, जहां पे सारे इलीगल काम होते हैं। इस डार्क वेब पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो क्रिमिनल अपने पास ले सकते हैं और इसकी सेल एंड बाय यहीं से होती है। इस पे कोई भी डेटा जो है एनोनिमस है, ना इस पे किसी वेबसाइट के ओनर की इंफॉर्मेशन और ना इस पे कोई रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा भी यहीं पे लीक हुआ। अब समझते हैं कि ये डेटा आया कैसे एंड इसकी पहले एविडेंसेस कहां से आए। तो हमारे एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं जिनका नाम है मिस्टर श्रीकांत जी। उन्होंने अपनी रिसर्च एंड स्टडी के दौरान इस डार्क वेब को जब विजिट किया तो उन्होंने एक फोरम डिस्कशन में पाया कि एक एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है जिसमें लिखा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो चुके हैं। तो उन्होंने इस छोटे से सैंपल को डाउनलोड किया। ये छोटा सा सैंपल जो है इसके बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री है। कोई भी हैकर जब कोई डेटा डार्क वेब पे रिलीज करता है तो पूरा डेटा एक साथ रिलीज नहीं करता, क्योंकि उसको भी तो पैसे कमाने हैं। वो एक छोटा सा सैंपल रिलीज करता है लोगों का विश्वास जीतने के लिए या क्रिमिनल्स का विश्वास जीतने के लिए कि यस उसके पास पूरा डेटा है। उसी छोटे से सैंपल को मिस्टर श्रीकांत जी ने टेस्ट किया एंड उस दौरान उन्होंने पाया कि ये सारा डेटा बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का है, राइट। एंड उन्होंने इस रिपोर्ट को जर्नलिस्ट को रिपोर्ट किया एंड इन एविडेंसेस को जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने रीड किया और स्टडी किया, उनके सिक्योरिटी इंजीनियर्स ने इसको कंफर्म कर दिया कि मिस्टर श्रीकांत जी ने जो एविडेंसेस दिए हैं वो एकदम करेक्ट है एंड यस बैंक ऑफ बड़ौदा का डॉक्यूमेंट्स या फिर डेटा ऑफ कस्टमर रिलीज हुआ है एंड लीक हुआ है। अब बात करते हैं कि इस लीक में हुआ क्या है एंड आपको डरने की जरूरत है कि नहीं। तो बैंक ने जब इस डेटा को देखा तो समझा कि जो भी कस्टमर डेटा है वो कोर बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो बैंक के दो मेन सिस्टम्स होते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम एंड ऑफिस सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम वो जिसमें ट्रांजैक्शनल रिलेटेड डेटा होता है। अगर उस टाइप के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई हैक कर दे तो आपके सारे के सारे खाते खाली किए जा सकते हैं रातों रात। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत ही सिक्योर है, बैंक ने ऐसा कंफर्म कर दिया है। लेकिन जो कस्टमर का डेटा है वो रिलीज कैसे हुआ? वो हुआ इस ऑफिस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। ऑफिस बैंकिंग सिस्टम आप समझिए कि इसके अंदर आपके जो भी एम्प्लॉयज आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, मेल्स शेयर करते हैं या फिर लोन डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा जो भी चीजें अपलोड करते हैं शेयर ड्राइव पे, वो सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर आते हैं, लाइक टीम्स, आउटलुक एक्सेट्रा। और ये अटैक हुआ भी इस तरीके से ही है कि किसी एक एम्प्लॉय की जो ईमेल है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुई कैसे? किसी हैकर ने या तो किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को फिशिंग ईमेल भेजा। फिशिंग ईमेल ऐसा ईमेल होता है जिसके अंदर कुछ स्कैम लिंक्स होते हैं। अगर आपने गलती से उनको क्लिक कर दिया तो आपकी सेशन एक्टिविटी या लॉगिन इन्फो उस हैकर के पास जा सकती है। दूसरा, या फिर किसी लॉगिन अटेम्प्ट के थ्रू उसने किया कि सिक्योरिटी वीक थी पासवर्ड की एंड उस पासवर्ड को मल्टीपल एल्गोरिथम से उसने हैकर ने ट्राई किया एंड उसने फिट बैठा के उस लॉगिन क्रेडेंशियल से यूजर डेटा ले लिया। अब आप सोचेंगे कि अगर एक एम्प्लॉय की ईमेल एक्सेस किसी एक हैकर के पास आ गई तो उससे इतनी सारी 1 TB इंफॉर्मेशन कैसे रिलीज हो गई? तो हो सकती है, आप ये समझिए कि कोई एम्प्लॉय अगर 3 साल से काम कर रहा है तो उसने जाहिर सी बात है बहुत सारी ईमेल्स करी होंगी, कुछ अप्रूवल्स लेने के लिए, कुछ अपने सीनियर्स को, कुछ कॉन्वर्सेशंस करी होंगी दूसरे एम्प्लॉयज के साथ रिगार्डिंग सम लोन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस हैकर ने कलेक्ट किए एंड अप टू 1 TB ऑफ इंफॉर्मेशन उसने रिट्रीव कर ली। 1 TB इंफॉर्मेशन आप समझिए 1024 GB। ये इतना डेटा हो सकता है कि इसमें मिनिमम अगर मैं कहूं तो 10,000 टू लेके 1 लाख मिनिमम कस्टमर्स का डेटा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये डेटा रिलीज हो गया है जिसमें कि ये सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन है? तो जो बैंक ने कंफर्म किया है उसमें कहा गया है कि आपकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, कुछ जो नए अकाउंट्स खोले थे उनकी इंफॉर्मेशन, कुछ लोन इंफॉर्मेशन एंड कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स भी इसमें लीक हुई हैं। तो अब इससे डायरेक्टली बैंक ने कहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज हैं आपके अकाउंट्स में पड़ी उस पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन आपको जो खतरा हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ एंड आपको उससे क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हैकर्स के पास है तो आपको वो फोन करके पैनिक सेल कर सकते हैं, यानी कि डर बेच सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है तो आपको यूं बोल सकते हैं कि हाय चिराग, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से एम्प्लॉय बात कर रहा हूं, आपका ये डेबिट कार्ड में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है, आप इसको अभी ब्लॉक कीजिए, आप मुझे अपना पिन दीजिए। अब क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स है तो वो आपको कंफर्म करा सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है एंड आपको लगेगा कि अच्छा कोई बैंक का एम्प्लॉय होगा तभी उसको सारी इंफॉर्मेशन पता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा नहीं है। आपको कोई भी ऐसा अगर फोन कॉल आता है जो आपसे इस तरीके से अटैक करने की ट्राई करता है तो आपको अपना फोन काट देना है तुरंत। क्यों? क्योंकि बैंक कभी भी आपको इस तरीके से कॉल करके आपकी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करता।
इसी तरीके से कोई भी आपको फोन करके आपका ओटीपी मांगे तो बिल्कुल भी नहीं देना। जो इसमें अलग टाइप का एक अटैक हो सकता है वो होता है इम्पर्सोनेशन अटैक। इसमें क्या होता है कि क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो वो इम्पर्सोनिफाई यानी कि आपकी जो रेप्लिका है वो बन के बैंक से आपसे मतलब आपके पैसे मांग सकता है। लेट सपोज एक विनय है जिसका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब उसकी इंफॉर्मेशन अगर एक हैकर के पास है तो वो उससे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन याद कर सकता है, उसके सिग्नेचर भी सीख सकता है और बैंक से क्लेम कर सकता है कि ये पैसे मुझे दीजिए। तो इस केस में मेरी जो गुजारिश रहेगी वो बैंकों से हाई अलर्ट की रहेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा प्लीज नेग्लिजेंस ना करे। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है सिग्नेचर में या हाव भाव में किसी कस्टमर के, तो तुरंत फोन करके कंफर्म कीजिए कि वो ट्रांजैक्शन करनी है कि नहीं करनी है। इस तरीके से इस अटैक से बचा जा सकता है। एंड अब मैं आपसे कहूंगा कि कुछ और मेजर्स भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें। एक तो अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड बिल्कुल ही चेंज कर दें। अगर वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आप रखेंगे तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होता है जिसमें रैंडम डिजिट्स होते हैं जो इजी टू डिटेक्ट ना हो। अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हैं तो उसके जो भी पिन वगैरह होते हैं उसको भी चेंज कर दीजिए। अब इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ और चीजें भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए क्या किया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई है एंड सिक्योरिटी इंजीनियर्स उनके साथ डिस्कस करके लूपहोल्स फाइंड करेंगे कि सिक्योरिटी में कहाँ कमी थी और उसको तुरंत के तुरंत फिक्स करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया है, सिक्योरिटी क्लेम वर्थ ₹750 करोड़, ताकि कोई भी अगर फाइनेंशियल लॉस इस अटैक की वजह से हुआ है तो उसको कम किया जा सके एंड उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि डोंट पैनिक, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी आपको पैनिक सेल करे या रॉन्ग ईमेल के थ्रू आपके पास आके कुछ लिंक एक्सेस करने को है तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। स्टे सेफ।